बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफरेंट मेन टॉपिक्स उसके पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ वॉल्यूम, एरिया, वेक्टर, आर्क लेंथ, हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई भी वेक्टर है, जैसे कि हमने कार्टेशियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कर्वीलिनियर पढ़ते हुए आपने कार्टेशियन साथ साथ ज़रूर याद रखना है। कार्टेशियन में अगर हम स्पेस में बात करें तो अगर आपके पास एक्स वाई जेड एक स्पेस है और आपके पास उसके जो x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई हेड, y के लॉन्ग जी हेड, z के लॉन्ग के हेड, तो इसी तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि कर्वीलिनियर में जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स होंगे वो e1 e2 e3 होंगे और आप इसको एज अ वेक्टर पढ़ें। वेक्टर हम स्टार्ट करने लगते हैं तो आप वेक्टर को हम किस तरह से स्टार्ट लिखते हैं, एज अ सम लिख लिया। आपके पास कोई वेक्टर ए है, आप उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट बेसिस वेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसकी फॉर्म जो होती है वो ये, जैसे कि हम एक्स आई वाई जे जेड के इन सम फॉर्म भी लिखते हैं। इसी तरह पे आपके पास x जो है वो a1 है, x y जो है वो a2 है, z जो है वो a3 है और आई हेड x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई हेड, तो इसी तरह से a1 के लॉन्ग यूनिट वेक्टर e1, a2 के e2, a3 के e3 होगा। इन केस ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस भी आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन है। ये सारे आपके पास क्या हैं, ये कंपोनेंट है वेक्टर्स के। आप कोई भी कंपोनेंट खुद से कुछ और भी लिख सकते हैं। अब इस ए वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल u1, ये u2 u3 या डेल u1 डेल u2 डेल u3 में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर जैसे कि आपके पास था, अब आपने क्या करना है, आपने इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको रिप्रेजेंट करना है एज डेल u1 डेल u2 या डेल u3 या पार्शियल आर, आप कुछ भी लिख लें, एक ही बात है। तो अब हमने क्या किया, हमने इन यूनिट ये जो हमारे पास ए फॉर्म था, एक a1 a2 a3 था, इसकी रिप्लेसमेंट में हमने पार्शियल आर बाय पार्शियल u1, पार्शियल आर बाय पार्शियल u2, पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 ले लिया है। और जो आपके पास यूनिट वेक्टर थे e1 e2 e3, कैपिटल में हमने कैपिटल c1 c1 c2 c3 ले लिया। जब आप C1 कैपिटल C2 C3 लेते हैं तो आप C1 C2 C3 को कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट कहते हैं। जब आप स्मॉल C1 C2 C3 लेते हैं आप इसको कोवेरिएंट कहते हैं। द मेन डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास, कैपिटल C1 C2 C3 आप ले रहे हैं लॉन्ग डेल U1 डेल U2 के, तो आपके पास कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट होंगे उस वेक्टर के, लेकिन इन द केस ऑफ स्मॉल आपके पास कोवेरिएंट कंपोनेंट होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एक नोट है, अगर u1 u2 u3 जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं अगर आप जनरल कोऑर्डिनेट्स की बात करें। और अगर उन दोनों का डॉट जो होता है वो किस तरह से होता है, अगर आपके पास आई जे इक्वल है, मतलब कि आपके पास आई भी 1 है जे भी 1 है, दोनों इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर इक्वल नहीं है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 होता है। जैसे कि हमने देखा था e2 e3 जो होगा, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट होता था वो 0 होता है। अब हमारे पास आर्क लेंथ में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एज अ केस ऑफ आर्क लेंथ देखेंगे। आर्क लेंथ, स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब आप आर्क लेंथ की बात करें तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। आर्क लेंथ के केस में आपके पास जो इसका फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको लिखते हैं डी आर वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, आपके पास ये वेक्टर डी एस का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, डी आर के इक्वल होता है। तो अब आपने सिंपल उन एलिमेंट्स का स्क्वायर ले लेना है और वो आपके पास आर्क लेंथ हो जाएगा। स्टार्टिंग से थोड़ा देख लेते हैं, डी एस का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फॉर्म लिख दी है। उसकी फॉर्म क्यों लिखती है, देखें, जैसे कि आपके पास कोई भी ये स्पेस है, देन आप उसके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं। पी आपके पास सरफेस, उसके अलोंग u1 आपके पास जो उसका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में आपके पास जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता था, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम u1 u2 u3 में करते हैं। तो उसके बाद हमने इसके मजीद जो देखने हैं वो है डी आर, और डी आर की वैल्यू निकालनी है, डी आर डॉट डी आर। आर क्या होता था, आर को हम एज u1 u2 u3 एक्सप्रेस करते थे। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल आर बाय पार्शियल u1, और अलोंग u1 ले रहे हैं तो डी u1 पार्शियल, फिर पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 के अलोंग ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो देन आपके पास डी u2 एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 du3 हो जाएगा। ये फॉर्म 1 बन चुकी है। अब हमने पीछे देखा था कि हम पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 जो लिखा है
du1, इसके अलॉन्ग जो मेरे पास u1 के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो e1 होगा, u2 के अलॉन्ग e2 एंड u3 के अलॉन्ग e3 होगा। ठीक हो गया। ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने इस पार्शियल आर में पार्शियल u1 को h1 का नेम दे दिया, इसको h2 का, h3 का। ये हमारे पास h1 h2 h3 स्केल फैक्टर थे, अगर आपको याद हो तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास dr की वैल्यू आ चुकी है, dr की वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले dr की भी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास जो है वो नई वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों का डॉट, इसी वैल्यू को दूसरी दफ़ा लिखेंगे साथ इसके और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। किस तरह से लेंगे, यहाँ पे ओके हुआ है। ये हमने इसी तरह इसकी फॉर्म आगे लिखनी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएं और यही चीज़ दोबारा से लिख लें, तो आपके पास h1 का स्क्वायर du1 का स्क्वायर, h2 का स्क्वायर du2 का स्क्वायर, h3 का स्क्वायर du3 का स्क्वायर, एंड देन आपके पास e1 e2 e3 भी हैं। तो हमने इस वाले फैक्टर को पहले वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया। तो e1 और e1 जब आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों का, जब दोनों सेम होंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1 होता है, e1 1 के इक्वल होता है। तो ये भी 1 हो गया, e2 भी खत्म हो जाएगा एंड e3 भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास आर्क लेंथ की वैल्यू ds का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, h1 का स्क्वायर du1 का स्क्वायर, h2 का स्क्वायर du2 का स्क्वायर और h3 का स्क्वायर du3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एरिया है। उसका एरिया किस तरह से लिखते हैं, किसी भी वेक्टर का a क्रॉस b, आप किसी भी कंपोनेंट्स में एरिया लिखने के लिए हम क्या करते थे, उन दो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और दूसरा है आपके पास बी, तो आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे, तो आपके पास क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था। अब अगर आपने ये आपके पास यहाँ पे क्योंकि 3 सरफेसेस है, अब अगर आप a1 का u1 के अलॉन्ग u1 का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप a1 का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो a1 के अलॉन्ग जो आपके पास एरिया होगा वो किस तरह से लिखेंगे, देन a2 a3 तीनों का एरिया हम बताएंगे। पहले रीड आउट कर लें, u1 कर्व, u2 कर्व, u3 कर्व, ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर आपने इसका एरिया बताना है, हमने dr निकाला, h1 du1 e1, द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ ds1 along u1 at point p is एरिया एलिमेंट। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे वाले भी टॉपिक में आपके पास कुछ लेंथी सा हुआ पता da1। अब आपने a1 का एरिया बताना है तो आपने उसकी बैक साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन कि आपके पास a1 वाली साइड जो है वो कांस्टेंट रहेगी और बाकी दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इट्स मीन कि आप इस वाले पॉइंट का एरिया बता रहे हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग h1 को ये वाले इस सारे पोर्शन को छोड़ के इन दोनों पोर्शंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। h2 du2 e2 को, h3 du3 e3 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के केस में e2 e3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर आएगा, राइट हैंड रूल लगाएंगे, e1 बनेगा और e1 का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 ही हो जाएगा और बाकी यही चीज़ बस बाकी बचेगी h2 h3 du2 du3। अगर आपने a2 का एरिया बताना है, इट्स मीन कि आप इस पॉइंट का एरिया बता रहे हैं, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों साइड आपके पास h1 du1 e1 h2 h3 du3 e3 e1 और e3 e2 हो जाएगा और e2 का मैग्नीट्यूड अगेन 1 हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास बाकी बचेगी। a3 का भी एरिया आप इजीली बता सकते हैं। a3 में आपके पास a3 को छोड़ के आप इस वाली इस साइड को छोड़ के इसकी बैक साइड बाकी पूरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, h1 du1 e1 को और h2 du2 e2 को मल्टीप्लाई करेंगे और e1 e2 आपके पास e3 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके और आपके पास e3 का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपके पास जो केस है वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड इसी तरह से होता है और आपके पास a डॉट b क्रॉस c होता है वॉल्यूम का फार्मूला। तो आपने उसका वॉल्यूम बताना है, आप पहले ही वाली a पॉइंट को एज इट इज़ रखें, इसको मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, अब हमारे पास h1 एज इट इज़ आ जाएगा, देन बाकी दोनों आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, h2 h3 du2 du3 हो गया, e2 e3 आपके पास e1 बन जाएगा, e2 e3 लिख लिया एंड e1 आपके पास स्टार्टिंग से भी उन्होंने इकट्ठा सारा करके लिख लिया है, e1 डॉट e2 क्रॉस e2 e3 आपके पास क्या बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, e1 आ जाएगा और e1 दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम है तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा और बाकी आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो बाकी बचेगी और आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा dv ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इसके बाद है जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन में आप
आपके पास सिंपल आप बात याद रखनी है कि किस तरह से जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, और आप उसकी फॉर्म जो होती है वो ये होती है जे ऑफ एक्स वाई जेड अवर u1 u2 u3। अब जे ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास पार्शियल ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है, u1 u2 u3 पार्शियल ऑफ u1 u2 u3 हो सकता है। अब इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल u1, पार्शियल वाई बाय तीनों को एक्स वाई जेड कंपोनेंट को u1 से डिवाइड उसका पार्शियल ले लेना है, फिर u2 से, फिर u3 से ले लेना है। देन नेक्स्ट आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द अबव डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज, आप उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिखते थे डिटर्मिनेंट में हम, कि अगर आप इस पार्ट का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आपके पास ये वाली पूरी चीज़ कांस्टेंट हो जाती थी, बाकी आप इन दोनों का क्रॉस ले लेते थे। यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल u1 आपने सिंपल डिटर्मिनेंट ले लेना है, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स u1 के अलॉन्ग i1 i j के वेक्टर्स लिखे। इन सिमिलर इन द केस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में इसका डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ, किस तरह से, ये आपके पास पहले वेक्टर ए उसका दूसरे के साथ डॉट लिया और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड देन एक्स वाई जेड को हमने आर कह लिया, पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 कह लिया, देन डॉट पार्शियल आर बाय पार्शियल u2, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं तो पार्शियल आर बाय u3। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, पार्शियल आर बाय u1 की, u2 की और u3 की, h1 e1 h2 e3 e2 और h3 e3 e2 e3 आपके पास मिलके आपके पास e1 बन जाएगा, और e1 दोनों का डॉट आपके पास सिंपल 1 हो जाएगा, और h1 h2 h3 आपके पास जैकोबियन में इसका आंसर आ जाएगा। अगर जैकोबियन इफ द जैकोबियन इक्वल्स टू 0 आइडेंटिकली, देन आपके पास ये कोप्लेनर वेक्टर बन जाते हैं। ये जो चीज़ अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ी, ये आपके पास कोप्लेनर वेक्टर भी कहलाएगी, और जो लीनियर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट इज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड of the form function will therefore require the Jacobian to be different from 0। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी जैकोबियन 0 के इक्वल हो जाती है तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो जाएगी, कोप्लेनर हो जाएगी, और लीनियर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है, जैकोबियन और कोप्लेनर का आपस में क्या रिलेशन है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि उसमें है क्या है। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।